बस एक सेकंड ये लिख लूँ अनु। ठीक है, कर दो लाइव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे लोग। तो मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, है ना। आपके अपने यूट्यूब तो नहीं, अब तो ऐप हो गया है ना, RWA प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू की जो 3 दिन की जो क्लासेस थी वो हमारी यूट्यूब पर चली, और ये जो 4th क्लास है उसी कॉन्टिन्यूटी में हम लोग चलेंगे। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो 3 क्लास वहाँ पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर जो डेमो के रूप में थी, और ये उसी कॉन्टिन्यूटी में अपनी चौथी क्लास है, ठीक है। ऐप पर, मतलब ऐप की पहली क्लास है, लेकिन यूट्यूब वाली से जोड़ोगे तो ये चौथी हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने देखी 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियाँ ये पढ़ रहे थे, और इसमें से जो 6 शेड्यूल हैं वो हमने कवर कर ली थी। शेड्यूल क्या हैं, कैसी हैं, ये जो है मैंने पढ़ा दिया था, बता दिया था। जी नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और मतलब ये भी जैसे कि मैंने कमेंट भी पढ़े आपके, तो जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा था कि बहुत धीरे चल रही है क्लास। तो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। मतलब मैं रटा सकता हूँ, 3 मिनट में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये आपका RO का एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए। अगर जो क्वेश्चन बहुत इधर उधर से घुमा के अगर जो पूछ ले, तो वो भी क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मुझे भी पता है कि ये 12 शेड्यूल्स में 3 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये भी तो देखा जाता है ना कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो टेंशन ना लेते हुए एक बार बिलीव बनाइए, भरोसा बनाइए, और हमारे साथ बस चलते चलिए आप। ये मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, जब क्वेश्चंस आएंगे आपसे छूटेंगे नहीं। इस एग्ज़ाम की तो बात कर ही रहा हूँ, इसके अलावा वाले भी एग्ज़ाम दे लेना, और जो पॉलिटी में मैं नोट डाउन कर रहा हूँ वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। थोड़े दिन के बाद ये आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो, 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां, तो 6 शेड्यूल्स तो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी देखिए क्या है, हम लोग 7वीं शेड्यूल जो है अभी करेंगे, 7वीं शेड्यूल, ठीक है। तो 12 शेड्यूल्स में 7वीं शेड्यूल देखो, तो 7वीं जो अनुसूची है, ठीक, 7वीं शेड्यूल या 7वीं जो अनुसूची है, इसमें देखो क्या है। 7वीं अनुसूची को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ पावर, समझते चलना, ठीक। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का बंटवारा उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शक्तियों का बंटवारा। क्या बोलते हैं? शक्तियों का बंटवारा बोलते हैं। अब शक्तियों का अगर जो बंटवारा है, तो ये किन्हीं किन्हीं के बीच में शक्तियों को बांटा गया होगा 7th शेड्यूल में, यही तो बात है। तो किन के बीच में बांटा गया होगा? एक तरफ हमारे यहाँ पर केंद्र है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर राज्य है। पहली बात देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी शुरू में बस जितनी भी मैं क्लासेस कर रहा हूँ वो बहुत इत्मीनान से कर लेना। उसके बाद पूरी पॉलिटी ही तुमको इजी लगने लगेगी, क्योंकि पहले मेरा मोटिव देखिए क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग बना दें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझा दें। तो शुरू की जो 6-7 क्लास आप लेंगे ना, वो पूरी पॉलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होंगी, फिर बहुत ईजी आपको लगने लगेगी। तो देखो क्या है, 7 शेड्यूल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों को बांटा गया है। बांटा गया है तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया है। और यहां पर शक्तियों को बांटने के लिए देखो किया क्या गया है। शक्तियों को बांटने के लिए यहां पर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। कितनी लिस्ट बनाई गई हैं? 3 लिस्ट बनाई गई हैं, या 3 सूचियां बनाई गई हैं। इनके माध्यम से शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें से देखो जो है कौन कौन सी लिस्ट है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक जो लिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट, या इसको बोलते हैं संघ सूची, ठीक।
यूनियन लिस्ट बोलते हैं या संघ सूची बोलते हैं। दूसरी वाली जो लिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट या राज्य सूची बोलते हैं। क्लियर, राज्य सूची। और तीसरी वाली जो लिस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो इन तीन लिस्ट के माध्यम से पावर बांट दी गई, किनके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। इन तीन लिस्टों के माध्यम से पावर बांटी गई। अब देखो मामला क्या है, ये जो यूनियन लिस्ट है ना, देखते रहना, जितनी चीजें मैं बताऊं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, थोड़े 6-7 क्लास में धैर्य बनाए रखो मेरी क्लास में। मैं दावा करता हूं आपसे कि पॉलिटी में ये एग्जाम के लिए तो जरूरी होगा ही होगा। मतलब आप जो भी एग्जाम देंगे ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। मतलब मैं शुरू में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसा लगने लगे कि मैं अपनी बहुत तारीफ कर रहा हूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ही बताएं जब क्वेश्चन उसमें दिखें। ठीक, अब देखो यूनियन लिस्ट में क्या है कि पहले जो सब्जेक्ट लिखे गए थे इसमें 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे। लेकिन ये 97 जो सब्जेक्ट्स थे ये देखो बढ़ के कितने हो गए हैं। तो पहले तो 97 सब्जेक्ट थे ओरिजिनल वाले संविधान में, लेकिन अब ये सब्जेक्ट बढ़कर कितने हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। अभी कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। ठीक, तो अगर जो 97 सब्जेक्ट 26 जनवरी 1950 को थे लेकिन अभी बढ़ के 100 हो गए हैं, तो इन 100 विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र के पास है। मतलब अगर जो यूनियन लिस्ट में कोई भी चीज दी है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। सिंपल सी बात ये है। उसके बाद कभी कभी आपसे जैसे पूछ लेता है कि ये जो 100 सब्जेक्ट हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो सब्जेक्ट हैं वो बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट वाले जो सब्जेक्ट हैं जब आपसे पूछे तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं, जैसे रेलवे लगता होगा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, डाक घर लगता होगा। ठीक, तो रेलवे हो गया, डाकघर हो गया। ठीक है, मतलब हिंदी में बोल भी रहा हूँ, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय अगर जो संबंध बनाना हो तो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी कहाँ पर है, यहीं पर है। उसके बाद देखो जरा, अगर जो बैंकिंग हो तो बैंकिंग भी कहाँ पर होगी, बैंकों की स्थापना यहीं पर है। उसके बाद अगर जो बीमा की बात करें तो भी यहीं पर है। उसके बाद अगर जो रक्षा या डिफेंस की बात करें वो भी यहीं पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, ये सब इनमें है यूनियन लिस्ट में। और कोई भी चीज़ अगर जो यूनियन लिस्ट में है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ऐसे ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं इसमें। उसके बाद देखो जरा, ये जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट जब लिखी गई थी तो स्टेट लिस्ट जब लिखी गई थी तो इसमें कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, इसमें सब्जेक्ट्स की संख्या थी 66। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें कुछ सब्जेक्ट घट गए हैं। तो अभी जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 61 हैं। अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें घटे हैं। अब राज्य सूची में अगर जो कोई भी सब्जेक्ट है तो उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास होगी। ठीक है, प्लीज चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, चेंज कर लेंगे। ठीक है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं तो इस पर लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी, राज्य के पास होगी। सिंपल सी बात है, अगर जो राज्य का विषय है तो इन 61 सब्जेक्ट्स में से, ऐसे मैं लिख रहा हूं, इन 61 सब्जेक्ट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट वाले कैसे हैं, देखो जरा। लोक स्वास्थ्य, ठीक, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मैं यहां पर लिखता हूं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यहीं पर लिख देता हूं, सॉरी, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यहां पर है। ठीक, तो लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हो गया। दूसरी बात देखो क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, और उसके बाद पुलिस आप बताओ कहां पर है। तो पुलिस यहीं पर है, क्योंकि पुलिस अगर जो देखा होगा कि पुलिस किसके अंडर में काम करती है, स्टेट के अंडर में काम करती है। स्टेट जो है वो मालिक होता है, तो पुलिस क्योंकि यहां पर है। उसके बाद देखो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन भी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और स्थानीय स्वशासन का मतलब देखो क्या हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गांव की पंचायतें, पी फॉर पंचायत,
और शहरों की म्यूनिसिपालिटीज़ का मतलब नगर पालिकाएं। तो गांव की पंचायतें और नगर पालिकाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? यही बनाएगा, मतलब स्टेट बनाएगा। क्यों स्टेट बनाएगा? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, तो लोग, उसके बाद कृषि बताओ कहाँ पर आएगी? तो कृषि भी भाई यहाँ पर आएगी। उसके बाद बताओ सिंचाई कहाँ पर आएगी? तो सिंचाई या इरिगेशन भी कहाँ पर आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। क्लियर? उसके बाद देखो क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिस लिस्ट के ऊपर कानून दोनों लोग बना सकते हैं। और पहले जब ये लिखी गई थी तो इसमें कितने विषय थे? 47 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अभी ये सब्जेक्ट देखो बढ़ के कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं, 52 हो गए हैं। तो अभी जो है 52 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। और इन 52 सब्जेक्ट के ऊपर कानून दोनों लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा क्या? सेंटर भी बनाएगा, केंद्र भी कानून बना लेगा, और जो राज्य होंगे, स्टेट होंगे, वो भी इन पे कानून बना लेंगे इन 52 सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक, दोनों लोग बनाएंगे। अब देखो ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इनमें कैसे कैसे सब्जेक्ट हैं। तो देखो जरा, विवाह हो गया, ठीक, तलाक हो गया, तो विवाह है, तलाक है, बच्चे को गोद लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो शिक्षा, एजुकेशन जो है ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। शिक्षा कहाँ पर है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो शिक्षा हो गया। और उसके बाद देखिए क्या है, शिक्षा, जंगल या वन लिख देता हूँ। शिक्षा हो गया, वन हो गया, तो शिक्षा हो गया, वन हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में है। इतनी आपको चीज़ें क्लियर हुई? ठीक। अब देखो, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, और उन 52 सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों लोग कानून बनाएंगे। एक बात अच्छा और ध्यान दो, अगर जो कभी टकराहट हो जाए, बाई चांस शिक्षा के ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र भी कानून बना दे, स्टेट भी कानून बना दे, तो अगर जो इन दोनों लोगों के कानून आपस में टकराए नहीं तो दोनों लोगों के चलेंगे। अगर जो टकरा गए तो केंद्र की ज्यादा चलेगी। अच्छा, किसी ने मैसेज क्या किया है कि सर जरूरी है पहले कितने सब्जेक्ट हैं वो देखो। ये सारे सब्जेक्ट तो याद नहीं होंगे भाई, 100 के 100 कैसे याद करोगे? 61 कैसे याद करोगे? तो जो मैंने लिख दिए हैं ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर के पेपर करना तो उसमें अगर जो 1-2 सब्जेक्ट आ जाएं तो बस वो याद कर लेना बस। लेकिन ये जरूर याद रखना कि पहले कितने थे अभी कितने हो गए, ये जरूर याद रखना, बहुत बार आता है। क्लियर है? तो इस 7 शेड्यूल को बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये 7वीं शेड्यूल हो गई, और 7वीं शेड्यूल के बाद हम लोग चलते हैं अपनी 8वीं शेड्यूल पे। 8वीं शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8वीं जो शेड्यूल है, 8वीं जो अनुसूची है, इसमें देखो क्या है, इसमें लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, लैंग्वेजेस हैं या भाषाएं हैं। अब लैंग्वेजेस हैं या भाषाएं हैं तो देखो क्या है, शुरू में जब ये 8वीं शेड्यूल लिखी गई थी तो इसमें जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, ये याद रखना है सब। और अभी बढ़ के कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो अभी जो हैं वो कितनी भाषाएं हैं इसमें? सॉरी 22, 12 मेरे मुंह से निकल गया, 22। ठीक है। अच्छा सर, अवशिष्ट सूची के बारे में बताएं कृपया। ठीक है, किसी ने मैसेज किया है कि सर अवशिष्ट सूची के बारे में कृपा करके बता दें। चलो, अगर जो मैसेज आया है तो मैं बता देता हूं। देखो जरा, जैसे कि 100 सब्जेक्ट यहाँ पर यूनियन लिस्ट में हैं, अभी स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। लेकिन सोचो, क्या दुनिया के सभी सब्जेक्ट क्या इन लिस्ट में लिखे गए हैं? नहीं, क्योंकि भाई जब संविधान लिखा जा रहा था उस टाइम पर साइबर क्राइम का नामो निशान नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम आई नहीं थी, तो इसके बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर जो जैसे कि साइबर क्राइम है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में कहीं नहीं लिखा है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या है, जो उन्होंने बोला है कि एक तो हमारी हो गई यूनियन लिस्ट, दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट, और तीसरी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट में जो चीज़ नहीं शामिल है, इन तीनों लिस्ट में अगर जो कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो ऐसे विषय को हम बोलते हैं अवशिष्ट विषय। उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय। ठीक।
अवशिष्ट विषय बच गया जो कहीं नहीं लिखा है, और अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति अपने यहाँ पर किसके पास है? सेंटर के पास है। ये लिस्ट दी नहीं है संविधान में, इन तीनों में अगर जो नहीं है तो वो अपने आप क्या हो जाता है? अवशिष्ट विषय हो जाता है और वो सेंटर के पास चला जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो 8वीं शेड्यूल में है लैंग्वेजेस, और 8वीं शेड्यूल में ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें एक बार जरा देखो आप, जो 8वीं शेड्यूल में ठीक है 14 थी, 22 भाषाएं अभी हैं, और इनको थोड़ा सा आप समझिए। देखो ये जो 22 भाषाएं हैं इनका मतलब क्या है? इनका देखो मतलब ये है कि अगर जो ये भाषाएं 8वीं शेड्यूल में लिखी हैं, शुरू शुरू में क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत थी हमारे यहाँ पर, क्योंकि आप पूरा का पूरा यूरोप देखो, पूरा का पूरा जो यूरोप है वो भाषाओं के आधार पर डिवाइड है। ठीक है, भाषाओं के आधार पे क्या लिखा है? सर हम भी कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए क्या पूछ रहे हो, एक बार यार मैसेज कर देना तो बता दूंगा अभी। सर हैंड रिटन नोट्स PDF फुल कब तक अपलोड होगी? PDF इसमें अपलोड होने लगेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद जैसे जैसे मेरी नज़र पड़ेगी आपके सबके जवाब दे दूंगा। तो देखो 8वीं शेड्यूल, हाँ लैंग्वेज, भाषा। अब देखो भाषा में क्या है, तो भाषा में देखिए ये है कि पूरा का पूरा जो यूरोप है, आप देखो जर्मनी, जर्मन बोलने वाले लोग, फ्रेंच, फ्रांस बोलने वाले लोग, इटली, इटालियन बोलने वाले लोग, पूरा भाषाओं के आधार पर क्या किया गया है? उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जब यहाँ छोड़ के गए तो उनको लगा कि यहाँ अभी इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बोडो, बहुत सारे यहाँ पर जो है वो राज्य बनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान नहीं, अभी तो सैकड़ों पाकिस्तान इंडिया में बनेंगे, क्योंकि इतनी भाषा बोलने वाले लोग थे। लेकिन इंडिया ने एक होशियारी ये करी, या हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने ये किया कि सबको संतुष्ट करना था कि हो हल्ला ना हो। इस वजह से जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, अगर जो इसको सही से संभाला नहीं जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। बांग्लादेश लोग कहते हैं सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था, उस पर उर्दू भाषा को थोप दिया। लेकिन बांग्लादेश वाले बोलते बांग्ला थे, तो पूर्वी पाकिस्तान अलग ही हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। श्रीलंका 30 से 40 साल तक गृह युद्ध से जूझता रहा क्योंकि वहां पर दो भाषा बोलने वाले लोग थे, तमिल और सिंहला। तमिलों को वहां तवज्जो नहीं मिली श्रीलंका में। तो ऐसे इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन इंडिया के लोगों ने सोल्यूशन निकाला, और इंडिया के लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला कि 22 भाषाओं को उन्होंने कहां पर डाल दिया? 8वीं शेड्यूल में डाल दिया। पहले 14 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 22। जैसे जैसे दूसरे लोगों ने कहा कि हमारी भी डालो, हमारी भी डालो, तो उनकी भी लैंग्वेज इसमें डाल के अभी 22 भाषाएं हो गई हैं। अगर जो यहाँ पर कोई भाषा शामिल है 8वीं शेड्यूल में, तो उसका मतलब ये होता है कि चिंता मत करो, आपकी भाषा डाउनग्रेड नहीं होने दी जाएगी, और उसके डेवलपमेंट का काम भारत सरकार का है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं, और ये 22 भाषाएं देखो पहले 14 थीं लेकिन बाद में 22 हुई। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट करके कुछ भाषाएं बढ़ाई गई हैं, संशोधन करके कुछ भाषाएं बढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, जो अमेंडमेंट हुआ है, कौन कौन सा अमेंडमेंट बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 21वां अमेंडमेंट, कौन सा? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, अमेंडमेंट और एक्ट ये लाया कब गया? तो ये ला गया 1967। 21वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया 1967 में। ठीक है, और इस 21वें नंबर के संशोधन के द्वारा एक नई भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी? सिंधी। ये याद रखना। ठीक है, अब जरा एक बार देखो जरा, मैं क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा तो मैं अब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके ये नहीं लिखूंगा। ये संविधान में संशोधन कैसे होता है ये आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं। अभी बस ये जानिए कि संसद संविधान में संशोधन करके कोई चीज़ जोड़ या घटा सकती है, और ये वाला 21वां वाला था। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल का C लूंगा, अमेंडमेंट का AM लूंगा और एक्ट का A लूंगा। तो इस साइड अब मैं ऐसे लिखूंगा, देखो जरा, जब दूसरे लोगों ने हो हल्ला काटा तो फिर से अमेंडमेंट हुआ 71वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहीं से शॉर्ट फॉर्म ले ली मैंने। ये क्या लिखा है देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये वाला कब किया गया था? 1992 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और इससे 3 भाषाएं जोड़ दी गई। कौन कौन सी? एक तो है
कोंकणी, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है नेपाली। ये भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, ये क्वेश्चन 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यूपीएससी आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना वहां पर आया था। ठीक, उसके बाद देखो जब ये लैंग्वेज जोड़ दी गई तो दूसरे लोगों ने और हो हल्ला काटा भाई कि इनकी तो लैंग्वेज आपने जोड़ दी, हमारी भी जोड़ दो। तो उनके लिए भी यहां पर क्या किया गया, 92 नंबर का 92वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये वाला अमेंडमेंट जो है 2003 में संसद ने पास कर दिया था, लेकिन ये वाला अमेंडमेंट लागू कब हुआ था देखो, तो 2004 में ये लागू हुआ था। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में पारित हो गया था, संसद ने पास किया था, लेकिन लागू 2004 में हुआ था। और इस अमेंडमेंट की बदौलत 92वें नंबर के संविधान में संशोधन की बदौलत 4 लैंग्वेज और जोड़ दी गई। देखो कौन सी, एक तो थी बोडो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी थी मैथिली, ठीक है, और मैथिली, और चौथी कौन सी है, संथाली। तो जरा देखो पहले 14 थी, अभी बढ़ के 22 हो गई, तो ये 8 लैंग्वेज क्या कर दी गई हैं, ये जोड़ दी गई हैं। क्लियर, ये जरूर ध्यान रखना जो मैंने अमेंडमेंट लिखे हैं और ये ऐड होने वाली लैंग्वेज जो लिखी है ये जरूर आपको लिखना है। साथ साथ में एक चीज एक्स्ट्रा मैं लिखे दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, वो इन 8वीं शेड्यूल में नहीं है, इतना जरूर ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी सिंध वाले प्रांत में बोली जाती थी, कोंकणी जो है गोवा और महाराष्ट्र वाला कोस्ट, मणिपुरी पता है नेपाल, तो नेपाली नेपाल में, बट नेपाल से लगे हुए जो तराई वाले क्षेत्र हैं अपने वहां पर बोली जाती है। बोडो जो है, बोडो आसाम में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार झारखंड वाला इलाका, और संथाली भी उसी साइड झारखंड छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब देखो 8 शेड्यूल तो हमारे यहाँ पहले से ही थी, 8 शेड्यूल थी, लेकिन बढ़ के हो गई 12। और अगर जो बढ़ के हो गई 12 तो इसका मतलब 4 अनुसूचियां बाद में बढ़ाई गई हैं। तो बढ़ाई गई हैं तो कोई भी चीज़ अगर जो बढ़ाई या घटाई जाएगी उसके लिए अमेंडमेंट जरूर होगा, और वो अमेंडमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखो जरा, जो 9वीं अनुसूची है, 9th, अब समझते चलना, 9th जो शेड्यूल है ये ऐड की गई, और ऐड की गई तो अब देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये ऐड की गई तो इसके लिए पहला ही संविधान में संशोधन किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये वाला कब किया गया, 1951, 1951 में। क्लियर सर, इंग्लिश की हिंदी भी लिखिए। अच्छा ठीक है, लिख दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, भूमि सुधार की चर्चा। और इसमें देखो क्या है, इसमें ये है टू प्रोटेक्ट द, इसका टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म, टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम, अभी समझ जाओगे ये है क्या, फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हिंदी में एक बार इसको लिख देता हूं मैं, कि हिंदी में है भूमि सुधार, ठीक है, और भूमि सुधार एवं अन्य कानूनों को, भूमि सुधार एवं अन्य कानूनों को न्यायिक, ठीक, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई, यह अनुसूची जोड़ी गई, ठीक, यह अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है, तो अब देखो जरा, भूमि सुधार एवं अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई है। क्लियर है, अब इसको जरा एक बार मतलब दिमाग में बैठा लो, ये है क्या। अब जरा देखो, ठीक है,
अब मैं आपको दूसरे पेज पे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, मतलब अटेंटिव रह के एक बार समझो जो मैं कह रहा हूँ। देखो, संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब है। इस संविधान की किताब में हमको पता है मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। और पहले मौलिक अधिकार कितने थे? तो पहले जो फंडामेंटल राइट थे हमारे पास वो तो 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 6 हैं। ठीक है, 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। अभी क्यों हटा, कैसे हटा, बाद में देखेंगे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। लेकिन पहले मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तो हट गया, लेकिन पहले तो था ही संपत्ति का अधिकार। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, फंडामेंटल राइट्स का अगर जो वायलेशन हो, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, आपसे कोई छीन ले, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर जो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, किसी ने छीना, तो सीधे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का गारंटर है, प्रोटेक्टर है। सर्वोच्च न्यायालय तुरंत आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए क्या देगा? ऑर्डर दे देगा, आदेश जारी कर देगा कि भाई इनके मौलिक अधिकार तुरंत लागू किए जाएं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, ये भारत है, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे यहाँ पर जो ज़मीन थी वो राजे रजवाड़ों के पास, बड़े बड़े जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन गरीबों के पास में ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं था। तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा है आर्टिकल 32। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ज़मीन थोड़ी थोड़ी सी लेकर राजे रजवाड़ों से और जमींदारों से गरीबों में बांट देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा, मतलब संसद ने ये सोचा, संसद ने क्या सोचा? संसद ने ये सोचा, यार लाओ हम एक कानून बनाते हैं, और उस कानून का नाम दिया गया लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड एक्ट का मतलब होता है कानून, भूमि सुधार कानून। ठीक है, तो भूमि सुधार और कानून, तो भूमि सुधार कानून जो है लाओ बनाते हैं। भूमि सुधार कानून का मतलब इस कानून के द्वारा थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर, ठीक है, जमींदारों से, राजाओं से गरीबों को दी जानी थी। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इस लैंड रिफॉर्म एक्ट आप पास करोगे, वैसे ही जमीन छीनी जाएगी। किसकी? राजे रजवाड़ों की और जमींदारों की। वो तुरंत चिल्लाएंगे कि जमीन रखना हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति रखना हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हमसे कोई कैसे छीन सकता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कहां भाग जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा क्यों आए हो, तो राजा कहेगा कि हाँ, जमीन रखना हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, और इस कानून की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आदेश देगा कि यह वाला एक्ट जीरो डिक्लेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस कानून से संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू फिर से ट्राई करेंगे, फिर से यही होगा। प्रॉब्लम आ गई। तो नेहरू ने सोचा यार करें तो क्या करें, कैसे करें? अगर जो जमीन हमको देनी ही है, ठीक है, तो कैसे दें? प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर जो जमीन बांटनी है, इसी तरीके के दूसरे अगर जो काम करने हैं, तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया? हमारी संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने, संसद ने संविधान में ही अमेंडमेंट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया संविधान में। और संशोधन करके इन्होंने क्या किया? जो 9वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9th अनुसूची, 9वीं शेड्यूल जोड़ दी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है अभी पिछले स्लाइड में कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ दी। और ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ के यहाँ पर एक बात लिखी। बात क्या लिखी यहाँ पर? बात ये लिखी
9वीं अनुसूची जोड़ी पहले से, और ये लिखी कि अगर जो कोई भी विषय, संसद ने ये भी लिख दिया, अगर जो कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, अगर जो कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ठीक, मतलब उन्होंने ये लिख दिया कि 9वीं अनुसूची में अगर जो कोई सब्जेक्ट डाल दिया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको चेक नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम, न्यायिक समीक्षा का मतलब सुप्रीम कोर्ट चेक ही नहीं करेगा कि वो चीज सही है या गलत है, बस। तो ये जब लिख दिया कि कोई सब्जेक्ट अगर जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को वो सब्जेक्ट चेक करने की पावर नहीं होगी, चाहे वो सब्जेक्ट मौलिक अधिकारों से टकराए चाहे जहां से टकराए, बस जुडिशियल रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा। अब यही बात लिखी ही दी संविधान में ही, और संविधान में जब ये बात लिख दी उसके बाद जितने लैंड रिफॉर्म के एक्ट थे, भूमि सुधार वाले कानून थे, वो सब कहां भर दिए? वो सब 9वीं अनुसूची में भर दिए। और 9वीं अनुसूची में जब भर दिए तो 9वीं अनुसूची में लिखा ही था कि अगर जो कोई सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा उसको, चाहे वो मौलिक अधिकारों से टकराए चाहे जिससे टकराए। अब आप सोच के देखो, तो जैसे ही सारे सब्जेक्ट यहां पर भरे गए 9वीं अनुसूची में, वो सारे सब्जेक्ट जो है वो बच गए। किससे बच गए? जुडिशियल रिव्यू से, सुप्रीम कोर्ट के चेक होने से, क्योंकि 9वीं अनुसूची में लिखा ही यही था। जब संसद को पता चला कि यार ये तो ऐसी तिजोरी हाथ लग गई है 9वीं शेड्यूल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से बचना हो वो सब चीजें कहां डाल दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो, बात बन जाएगी। ठीक, तो 9वीं अनुसूची में डाल दो, बात बन जाएगी। अब जरा देखो इसको पढ़ के, अब आपको पूरा ये समझ आएगा। टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट, किससे बचाना है? फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब भूमि सुधार और दूसरे जो कानून हैं उनको न्यायिक समीक्षा से बचाना है, इस वजह से यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है? ठीक, हर चीज आपको ये समझ आया कि नहीं? ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा जो 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट भरे गए वो लैंड रिफॉर्म वाले भरे गए, भूमि सुधार वाले भरे गए। इस वजह से जो 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसमें जो सब्जेक्ट भरे गए हैं वो कौन से भरे गए हैं? लैंड रिफॉर्म वाले भरे गए हैं। इस वजह से इसका दूसरा नाम ही क्या है? भूमि सुधार। इसका दूसरा नाम क्या है? भूमि सुधार है। क्लियर? चलो अब देखो जरा 9 शेड्यूल हो गया। अब देखो 9 शेड्यूल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सॉरी संसद ने जब ये चीज कर दी तो अब 9th शेड्यूल का स्टेटस क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट, भाई ऐसे तो आप कुछ भी ऐड कर लो, है ना, ऐसे तो आप कुछ भी ऐड कर लो। आज संविधान में लिख दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजीवन पीएम रहेंगे, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट खत्म किया जाता है, ऐसे तो कुछ भी लिख लो, है ना। तो देखो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेक भी किया और एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। वो केस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। केशवानंद भारती का केस मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप कुछ भी संविधान में नहीं लिख सकते मन मर्जी के, ठीक है। अब आप देखो कि एक केस हुआ जिस केस का नाम है वामन राव केस। ये कहां पर केस हुआ? ये केस हुआ 1981 में सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर केस हुआ? 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, वामन राव का मामला इसको बोलते हैं, 1981। इस वामन राव के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बाजी ही पलट दी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा, कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं, ठीक, जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक, ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस मामले में कहा? तो वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी। बाजी क्या पलट दी? उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा होगी, लेकिन एक लाइन और जोड़ दी। वो लाइन क्या जोड़ दी? वो लाइन ये जोड़ दी, देखो जरा, वो लाइन ये जोड़ दी, उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में जो मामले डाले गए उनकी न्यायिक समीक्षा तो होगी, लेकिन
ऐसे मामलों पर, देखो मैं लिख रहा हूं, ऐसे मामलों पर जो, ऐसे मामलों पर जो 1973 के बाद जोड़े गए हैं, जो 1973 के बाद जोड़े गए हैं, ठीक। जो 1973 के पहले जोड़े गए हैं, 1973 के पहले वाले मामलों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मामलों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब ये 1973 की जो डेट है, यही डेट क्यों मतलब उन्होंने माना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। केशवानंद भारती का केस हुआ था 1973 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि 9th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा होगी, लेकिन सिर्फ ऐसे मामलों पर होगी जो 1973 के बाद जोड़े गए हैं या डाले गए हैं 9th शेड्यूल में। अगर जो 9th शेड्यूल में कोई मामला 1973 के पहले डाल दिया गया था, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो अभी अगर जो आपसे पूछा जाए कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, आप कहिए कि हो सकता है, लेकिन सिर्फ 1973 के बाद वाले मामले जो डाले गए हैं उन्हीं पर हो सकता है। 1973 के पहले वाले जो मामले हैं इसमें जो डाले गए उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन किस मामले में दिया, तुरंत कहिए वामन राव केस 1981 में दिया, ठीक है। अच्छा, 1991 कहाँ है भाई? 9वीं शेड्यूल, ये 1951 है। ये देखो ना, फर्स्ट शेड्यूल कब जोड़ी गई? 1951, ठीक है। 91 कहीं लिख दिया क्या मैंने भाई? नहीं नहीं, तो 90, ये तो कहीं भी नहीं लिखा भाई, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया? ये समझा रहा था मैं तुम्हें, आठवीं शेड्यूल समझा दी, उसके बाद 9वीं शेड्यूल। तो देखो ना 1981, और ये शेड्यूल जोड़ी कब गई? 1951। आप लिख रहे हैं 1991, वो तो नहीं है ना, ठीक है। समझ गए ये बात कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ गई? अगर जो नहीं समझ में आई है तो आराम से जाके पीछे बैक करके जो मैंने बोला है वो एक बार देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात ये आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कह दिया? तो पहले जब 1951 में क्या हुआ था, जब ये शेड्यूल जोड़ी गई थी तो संशोधन हुआ था, और जो संशोधन किया था ना वो खुद संविधान सभा ने ही किया था, क्योंकि 1951 तक 1951 में 1950 जो 1 है, जो पहले चुनाव होंगे हमारी संसद वाले, लोकसभा और राज्यसभा के, वो 1952 में होंगे, 1952 में। तो अपनी जो पहली संसद थी वो खुद संविधान सभा ही थी जिसने संविधान बनाया। आप सोच के देखो, जिसने संविधान बनाया है उसी ने क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत होगी कि उनसे कह दे कि नहीं 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 आपने गलत कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले मान लिया था, उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो ना 9 शेड्यूल का रिव्यू नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको मौका मिल गया कब? 1981 में उसने बाजी पलट दी, ठीक है। ठीक, बस इतना जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद देखो 10वीं शेड्यूल, 10th शेड्यूल। ये जो 10वीं शेड्यूल है, इसका जो टाइटल है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका टाइटल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, या दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। और ये दल बदल विरोधी जो कानून है, ये एक बार देखो जरा, ये कब ऐड किया गया? तो ये वाला कानून कब ऐड किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये 52वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था कब? 1985 में, 1985 में। अब ये दल बदल होता क्या है, जरा इसको समझ लो आप, ठीक है। ठीक है, शेड्यूल
दल बदल है क्या, एक बार देखो दल बदल क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना, देखो ठीक, ये अपनी संसद है, ठीक, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है, इधर देखो ये अपनी संसद है, ठीक। अपनी जो संसद है उसके दो हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में अभी कितने लोग बैठते हैं, 543 सांसद यहाँ पर बैठते हैं, ठीक। लोकसभा में इतने सांसद, 245 245 जो सांसद है वो कहाँ पर बैठते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं। आप ये बताओ कि किस एक हाउस में 50% से ज़्यादा सीटें आ जाएं तो सरकार बनती है, सरकार बनती है। आप कहेंगे कि यदि कोई एक पार्टी अगर जो लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीटें जीत ले तो वो सरकार बनाती है, ठीक। और 50% से ज़्यादा सीटें जीत ले का मतलब है मिनिमम कोई एक पार्टी यदि इतनी सीटें जीत ले 543 में से 272 तो फिर उसकी सरकार बनेगी। मान लेते हैं यहाँ पर दो पार्टी हैं, एक तरफ बीजेपी है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, ठीक। बीजेपी ने क्या किया, इन 543 सीटों में बीजेपी ने बाई चांस इतनी सीटें जीत ली और कांग्रेस ने सिर्फ 268 सीटें ही जीती हैं लोकसभा में, तो सरकार कौन बनाएगा, बीजेपी पार्टी बनाएगी, क्योंकि बीजेपी ने 272 से ज़्यादा लोकसभा में सीटें जीत ली हैं, 275 जीती हैं, एग्जाम्पल है। तो फिर सरकार किसकी बनेगी, सरकार का मतलब होता है तो फिर सरकार बीजेपी की बनेगी, सिंपल सी बात है। और सरकार का देखो मतलब क्या है, सरकार का मतलब है इस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और बीजेपी पार्टी के ही क्या होंगे, मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे। तो पीएम और जो मिनिस्टर है, ये जो ग्रुप है पीएम और मिनिस्टर वाला, इसको बोलते हैं केंद्र सरकार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये केंद्र सरकार है, ये बीजेपी पार्टी का होगा क्योंकि बीजेपी ने 50% से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीती हैं। क्लियर है। अब आप देखो जरा, अब अगर जो क्या हो जाए कि कुछ ऐसा हो जाए कि कांग्रेस वाले ये कहें कि यार ऐसा करो 10 लोग हमारी तरफ आ जाओ, 10 लोग हमारी तरफ आ जाओ और दिल्ली में एक एक फ्लैट देंगे, 5-5 करोड़ रुपए पक्के हैं और जो मंत्रालय चाहो वो मंत्रालय मिलेगा, 10 लोग हमारी तरफ आ जाओ। और 10 लोग अगर जो पाला बदल दें तो फिर कांग्रेस के पास हो जाएंगे 50% से ज़्यादा, और यदि कांग्रेस के पास 50% से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कांग्रेस फिर कहेगी कि फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हमारे मंत्री बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। ये पहले बहुत होता था, सरकार जो है चेंज गिरती बहुत थी। क्यों गिरती बहुत थी, क्योंकि लोग पार्टी चेंज करके दूसरे साइड निकल जाते थे, ठीक है। पता लगे कि सोने गए प्राइम मिनिस्टर हैं, सुबह उठे पीएम नहीं है ना। तो बहुत ऐसा होता था। आया राम गया राम एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया गया है, जो गयालाल जी हरियाणा के मंत्री थे और उन्होंने क्या किया कि महज कुछ ही दिनों में 3 से 4 बार पार्टी बदल दी, एक कीर्तिमान रच दिया। जो गयालाल जी हैं कांग्रेस छोड़ के किसी में गए, फिर किसी में गए, फिर किसी में गए, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के जो स्पीकर थे उन्होंने कहा गयालाल जी आप इतनी पार्टी चेंज करते हो, लोगों को पता कैसे चलता है कि आप किस पार्टी से हो। तो लोगों को बताने के लिए जो कांग्रेस के स्पीकर थे उन्होंने कहा, लोगों को बताने के लिए कि ये गयाराम थे और अभी आयाराम हैं, आ गए हैं, फिर से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अमूल दूध वालों को ये लाइन पसंद आ गई। अमूल दूध वालों ने अपनी दूध की थैली पर नीचे लिख दिया आयाराम गयाराम। ये आयाराम गयाराम एक ही इंसान नहीं था, उस टाइम सारे ही आयाराम गयाराम होते थे, बहुत पार्टी चेंज करते थे। तो राजीव गांधी ने सोचा यार पार्टी चेंज करने की टेंडेंसी पर थोड़ा रोक लगाते हैं, और पार्टी चेंज करने की टेंडेंसी पर रोक लगाने के लिए ये 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई है। 10वीं शेड्यूल का मतलब देखो क्या है, इसको एक बार समझ लेना। देखो जरा, अगर जो एक पार्टी 1 है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक पार्टी 2 है, तो पार्टी 1 में जितने भी लोग हैं, ठीक, पार्टी 1 में जितने भी लोग हैं उनके 2/3 लोग या 2/3 से ज़्यादा लोग पार्टी 1 छोड़ के पार्टी 2 चले जाएं अगर, तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो पार्टी 1 में जो पार्टी 1 के टोटल लोग हैं उनके 2/3 से कम लोग अगर जो पार्टी 1 छोड़ के पार्टी 2 में जाते हैं
तो सारे मेंबर्स डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे, वो एमपी नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये एक नंबर फिक्स कर दिया कि अब अगर जो बीजेपी पार्टी से लोग जाने हैं कांग्रेस में, तो 2/3 जाएं बीजेपी पार्टी के टोटल जितने मेंबर हैं, या 2/3 से ज्यादा जाएं तब तो जा सकते हैं। 2/3 से कम अगर जो जाएंगे तो वो सांसद ही नहीं रहेंगे। तो सोचो इतने सदस्य एक पार्टी के कैसे तोड़ लोगे, बड़ी मुश्किल बात है, इतने नहीं तोड़ पाओगे। और इससे कम जाएंगे ही क्यों जब वो सांसद नहीं रहेंगे? तो इसी लिमिट को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। हालांकि एक बात और, हालांकि यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये जब शेड्यूल जोड़ी गई थी तो ये लिमिट 1/3 ही रखी गई थी, लेकिन मंत्री लोग तो होशियार होते हैं, जोड़ तोड़ निकालते रहते हैं, तो वो तब भी जोड़ तोड़ निकाल लेते थे 1/3 जब ये लिमिट हुआ करती थी। लेकिन ये बढ़ के फिर से क्या कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। तो अभी जो लिमिट है वो कितनी है, 2/3 है। क्लियर? सर मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेता है? तो हाउस का हेड। हाउस का हेड का मतलब क्या होता है कि अगर जो लोकसभा के मेंबर हो तो लोकसभा का स्पीकर बताएगा कि आप डिस्क्वालीफाइड हो कि नहीं हो। मैसेज आया था आपका, ठीक है, मैंने देख लिया। और राज्यसभा में अगर जो है तो राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होगा, सभापति होगा, वो। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया 10th शेड्यूल। उसके बाद 11th और 12th बहुत छोटी छोटी सी हैं, जरा देख लो। 11th शेड्यूल और 12वीं शेड्यूल या अनुसूची, ठीक है। जो 11वीं शेड्यूल है और जो 12वीं शेड्यूल है, ये दोनों जो शेड्यूल्स हैं, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 73वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया। यह कब किया गया? 1992 में। और ये वाला 74वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में ही, ये दोनों जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, इसमें 29 सब्जेक्ट्स फॉर पंचायत्स, ठीक, पंचायत्स। तो पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कहाँ पर? 11वीं शेड्यूल में। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है 18 सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनिसिपालिटीज, फॉर म्यूनिसिपालिटीज। तो 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए। कितने? 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए। क्लियर है? तो यहां पर देखो है क्या, इनका मतलब क्या है। पहली बात तो 1992 में दोनों ऐड की गई। ये 11वीं और 12वीं शेड्यूल क्या है, जैसे आपने 7वीं शेड्यूल अभी पढ़ी है। 7वीं शेड्यूल में देखो आपने क्या पढ़ा, 7वीं शेड्यूल में कहाँ गई, ये रही। 7वीं शेड्यूल में आपने पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, तो कानून इस पे कौन बनाएगा? केंद्र। स्टेट लिस्ट में अभी कितने हैं? 61, तो इस पर स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाएंगे। बिल्कुल 7वीं शेड्यूल की तरह 29 विषय दिए गए हैं 11वीं शेड्यूल में पंचायतों के लिए। जैसे गांव की सड़कें बनवाना, गांव के तालाबों को गहरा करवाना, ऐसे ऐसे 29 विषयों की सूची जिन पर पंचायतें काम करेंगी, उसको बोलते हैं 11वीं शेड्यूल। ऐसे ही 18 विषयों की सूची दी गई है यहाँ पर, जिस पर शहरों की नगरपालिकाएं काम करेंगी। इस शहर में जल निकासी की व्यवस्था, शहर में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना। तो ऐसे ऐसे 18 विषयों की सूची जिस पर नगरपालिकाएं काम करेंगी, उसको क्या बोलते हैं? 12वीं शेड्यूल। सर जी आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। सर जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार देख लो इनका मैसेज क्या है। सर जी आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अब देखो, अब मैं तुमको याद करवा देता हूँ। ये एक ट्रिक है, ये मेरी अपनी ट्रिक नहीं है, ये यूट्यूब पर खूब चलती है ये वाली ट्रिक, है ना। तो लेकिन तो इसीलिए आपको जल्दी से याद हो जाए, इस वजह से ट्रिक भी लिख दी है। तो ये ट्रिक से याद कर लो किस शेड्यूल में क्या है। शेड्यूल्स अपनी कंप्लीट हो गई। सर जी फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो फिर से देखो, फिर से अभी एक्सप्लेन करेंगे, टाइम जाएगा। आप ऐसा करना, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, आप बैक जाके इसको फिर से देख लेना। क्लियर?
तो देखो जरा, ये मेरी अपनी ट्रिक देखो नहीं है, ठीक है, ये यूट्यूब पर खूब चलती, लेकिन मैंने आपको लिख दिया। तो बस इंग्लिश में है टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू होता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एक बूढ़ा प्राइम मिनिस्टर है, टीयर्स का मतलब आंसू, ऑफ ओल्ड पीएम, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर के आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लाइन याद करो, सारी शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगी। तो टी फॉर टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और सीमाएं कहाँ हैं, पहली शेड्यूल में। ई का मतलब होता है इमॉलमेंट्स, और इमॉलमेंट्स का मतलब होता है वेतन भत्ते। इसका मतलब क्या होता है, वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते का मतलब सैलरी वाली कौन सी है, सेकेंड शेड्यूल है। तीसरा अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है शपथ, अफर्मेशन का मतलब ही होता है शपथ, तो तीसरी वाली शपथ है। टीयर, आर, आर फॉर राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीट किस में है, चौथी शेड्यूल में है। एस का मतलब शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, किसमें है, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, है ना, तो ये पांचवी शेड्यूल में है। और अदर एरिया का मतलब क्या हो गया, अदर एरिया का मतलब हो गया वही वाले ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र। मतलब ये ट्रिक है खाली याद करने के लिए, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देखो एफ लिखा है, एफ का मतलब होता है फेडरल, फेडरल का मतलब होता है संघ, और संघ का मतलब होता है जहां पर पावर डिवाइड कर दी जाए केंद्र और राज्य के बीच में, उसी को संघ ही बोलते हैं। तो इसका मतलब जो सातवीं शेड्यूल है उसमें पावर को डिवाइड किया गया है। उसके बाद ओ आएगा, ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ये खाली ट्रिक है आपको याद करवाने के लिए, यहाँ पर ऑफिशियल, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज लिख दिया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज याद कर लेना। एल फॉर लैंड रिफॉर्म का मतलब भूमि सुधार, ठीक, ये मतलब ट्रिक है, यूट्यूब पर अगर जो डालोगे तुमको ये ट्रिक खूब टहलती मिलेगी। डी फॉर डिफेक्शन का मतलब हो गया दल बदल, दल बदल। पी फॉर पंचायत हो गया, और एम फॉर म्यूनिसिपालिटी मतलब नगर पालिकाएं। क्लियर है, ठीक है। सर नीतीश चाचा कैसे बदले अपनी पार्टी बताएं प्लीज़। देखो अभी यार प्लीज़ टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरी सेकंड क्लास भी लगी है, लेकिन आपका खुशबू यादव, तो नीतीश चाचा कैसे बदले अपनी पार्टी, ये आपको मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेकंड क्लास भी लगी है। हिंदी की ट्रिक नहीं है क्या सर, तो हिंदी की ट्रिक यार देखो ये वाली बहुत इजी ट्रिक है, इस वजह से मैंने लिख दी, और हिंदी वाली ट्रिक अगर जो कोई होगी तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बता दूंगा। मतलब एक बार देखो यार, आर ओ बनने जा रहे हो, हाई कोर्ट में आपकी जॉब लगेगी, ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, मतलब हिंदी में दे दूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको भी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम खाली बोल लो और याद कर लो, 12 की 12 शेड्यूल आपके टिप पर आ जाएंगी, लेकिन हिंदी वाली कोई होगी तो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सारी शेड्यूल्स अपनी कंप्लीट हैं, और कल हम लोग अपनी जब क्लास लेंगे, कोई भी अगर जो डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, ठीक है। तो आप आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।